नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब देखो, मार्च का महीना तो बीत चुका है होली हाल ही में, और अब जो आपके पास बचा समय था शेष अप्रैल का वो भी बीत चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेहनत करें जबरदस्त तरीके से। तो आज 28 अप्रैल है और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले हम लोग करेंगे रिवीजन लास्ट डे का, जो कि हम लोग करते हैं डेली। ठीक, तो लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था? लास्ट डे पढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय इस्पात कार्यक्रम, क्या नाम है, इंडिया स्टील 2025 का उन्होंने उद्घाटन किया। और मैंने आपको बताया था कि इस समय भारत जो है इस्पात उद्योग में बहुत अग्रणी देश के रूप में उभर के सामने आया हुआ है। नेक्स्ट है, दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए जन्म प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर से जोड़ दिया है। अब नागरिक अपने जन्म प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकेंगे। मैंने कल डिजी लॉकर के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर पर एक अकाउंट बनाकर वहां सेव कर सकते हैं, और अगर इन फ्यूचर कभी आपका कोई डॉक्यूमेंट्स खो गया तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से उसको निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और वो वैलिड माना जाएगा, यानी कि ऑथेंटिक रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि डिजी लॉकर पर डेटा है तो नहीं माना जाएगा। डिजी लॉकर पर डेटा अगर आपने कोई सेव किया है तो वो आपके लिए ऑथेंटिक डेटा के रूप में काम करेगा। ठीक है, और आप कहीं भी रहें, आपके पास अगर क्या कहते हैं हार्ड कॉपी में अगर मैटर नहीं है तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से उस पर अप्रूवल है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए, प्रतिवर्ष 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। थीम क्या थी? थीम है चीनी भाषा का समय और स्थान के पार एक उभार। और कल हमने आपको 6 जो है आधिकारिक भाषाओं के बारे में संयुक्त राष्ट्र की बताया था कि ये 6 भाषाएं हैं। वो 6 भाषाएं अगर आपको आती हैं तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं आती हैं तो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और साथ साथ में हमने आपसे कहा था कि हिंदी को भी जो है एक नई आधिकारिक भाषा बनाए जाने की घोषणा जो है की जा सकती है कभी भी, मतलब ये इस पर चर्चा चल रही है। आगे, भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और युवाओं के पलायन को रोकने हेतु हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, क्या है हरित क्रिप्टो करेंसी? ये हरित क्रिप्टो करेंसी यानी कि ग्रीन क्रिप्टो करेंसी वह डिजिटल मुद्रा है जो पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार होती है और जिसका उद्देश्य ऊर्जा की खपत, कार्बन उत्सर्जन को कम करना होता है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आप जानते हो कि मैंने कल आपको बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV.K. राव समिति, LN संघवी समिति के बारे में बताया था विस्तार पूर्वक कि भाई इनके क्या क्या रिकमेंडेशन थे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा कल मैंने आपको कराया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने 24 अप्रैल, ठीक है, विश्व टीकाकरण सप्ताह के पहले दिन नई दिल्ली में वर्ष 2025-26 के लिए खसरा रुबेला का पूरी तरह से उन्मूलन करने की अभियान की शुरुआत की है। और 2026 तक सरकार ने कहा है कि भैया हम रुबेला और खसरा जो है इसको हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, उसको हम उन्मूलित कर देंगे, यानी हम उसका उन्मूलन कर देंगे। ठीक है, ये सरकार ने टारगेट रखा हुआ, इसको याद रखिएगा। आगे, मणिपुर में 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया गया और इसके बारे में कल हमने आपको बताया था कि ये दरअसल क्या था, खोंगजोम स्थान पर ब्रिटिश सैनिक और यानी कि अंग्रेजों और जो आपका ये मणिपुर है, मणिपुर के मध्य में जो है एक लड़ी गई थी खोंगजोम के स्थान पर, इसीलिए इसको खोंगजोम दिवस के रूप में जाना जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है आपका हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और कल हमने इसकी थीम भी बताई थी, अगर आपको थीम पता है तो एक बार रिमाइंड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कल का इंपॉर्टेंट जो है रिवीजन। और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ 1919 में जलियांवाला बाग कांड या हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड एग्जैक्टली सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने कमेंट का उत्तर देते हैं मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के प्रति हैं कि आपका सजेशन जरूर हो जाए। जो लोग कमेंट नहीं करते हैं उनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जो कमेंट जरूर करेंगे। जो प्रश्न मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, एक बात यहां पर और महत्वपूर्ण, जो प्रश्न मैं आपको मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस के लिए देता हूं, निबंध के लिए देता हूं, उन सभी पॉइंट को आप लोग प्लीज 1 to 1 जरूर रेडी किया करिए। बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जो चीजें मैं कराता हूं मैं फिर से दोहरा देता हूं कि जो मैं
कराता हूं और जो जो चीजें मैं आपको टास्क के रूप में देता हूं आप उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको उसका एक बहुत बड़ा जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे। नंबर 1 पॉइंट हमारा आज का पहला क्या है टॉपिक हमारा, थोरियम मोल्टेन साल्ट मोल्टेन परमाणु रिएक्टर। ये अभी हाल ही में चीन ने इसको स्थापित किया हुआ है। आइए देखते हैं क्या कुछ है। तो चीन ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर बनाया है। ठीक है, थोरियम मोल्टन साल्ट परमाणु रिएक्टर, TMSR इसको बोलते हैं, थोरियम, ठीक है, मोल्टन साल्ट रिएक्टर। TMSR एक ऐसा रिएक्टर है जो थोरियम को, और आप जानते होंगे थोरियम भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और थोरियम के बहुत कुछ उपयोग होते हैं। यूरेनियम हो गया आपका, यूरेनियम 92-235, थोरियम हो गया, ये सब खूब पाया। थोरियम की क्वांटिटी हमारे भारत में खूब है, जो थोरियम को ईंधन के रूप में उपयोग करता है और पिघले हुए नमक को शीतलक और गर्मी हस्तांतरण माध्यम के रूप में उपयोग करता है। यह रिएक्टर अपने संचालन के दौरान यूरेनियम की तुलना में कम रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न करता है, इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। तो ये सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो कि आपके लिए जरूरी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर भविष्य में सुरक्षित, स्वच्छ और टिकाऊ परमाणु ऊर्जा का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह भारत जैसे देशों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। ठीक है, भारतीय राज्य जो चीन के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं वे हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड है इसमें शामिल, लद्दाख इसमें शामिल, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, लद्दाख होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक, चलिए, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर को प्रारंभ किया गया है? तो चीन है आपका, है ना, अभी जस्ट हमने आपको बताया। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं, कई बार प्रश्न पूछता है, तो इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा अपने मैप के माध्यम से। ओके, चलो, पहलगाम हमले पर संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की है भाई साहब। तो ये यूनाइटेड नेशन ने कहा है भैया मामला गड़बड़ाया जाएगा, नहीं कीजिएगा कुछ, नहीं तो लेकिन जिस तरीके से जो कायराना हरकत की गई है पाकिस्तान जो है पोषित आतंकवाद के द्वारा, ये किसी भी रूप में इसको जो है आप सही नहीं ठहरा सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। शांत की अपील करना ये कोई तुक बनता ही नहीं है। लेकिन चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात है, वैश्विक स्तर की बात है, ऐसे में एक पॉइंट पर देखें तो ठीक है, लेकिन दूसरे पॉइंट पर यहां पर शांत की अपील करना यह शोभा नहीं देता है संयुक्त राष्ट्र को। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कहा जाता है कि एक लाइन आपने सुनी होगी कि जुल्म करने से बुरा है जुल्म सहन करना। क्या? जुल्म करने से बुरा है जुल्म सहन करना, और डर कर जीने से अच्छा है सामने लड़के मर जाना। ये हमारा इतिहास रहा है, ये हमारी संस्कृति परंपराएं रही हैं कि हमने कभी डरना नहीं सीखा। जहां पर गलत हुआ वहां पर हमने कदम उठाया। और सबसे बड़ी बात जो है, एक हमें घूट पिलाया जाता है किस बात का? अहिंसा परमो धर्मा। नहीं बाबूजी, अहिंसा परमो धर्मा ही नहीं, अहिंसा परमो धर्मा एक हमारा एक तत्व है हमारे इस पूरे हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता का। लेकिन एक बात इसके आगे और लिखी आती है, इसके आगे इतना ही कोटेशन नहीं है, इसके आगे क्या है कि अहिंसा परमो धर्मा और धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा परम धर्म तो है, बिल्कुल है, मानना चाहिए और हम इसे मानते भी हैं। लेकिन अगर बात धर्म की हो, अर्थात अगर बात जो है हमारे समाज की हो, हमारे देश की हो, वैश्विक लेवल की हो, मानवता की हो, तो वहां पर चुप रहना नहीं है, वहां पर हिंसा किया जाना ही स्वाभाविक है। ठीक है, सामने सैनिक खड़ा है बॉर्डर पर, सामने आतंकवादी या दुश्मन देश आप पर हमला कर रहा है, तो क्या आप अहिंसा परमो धर्मा का बीन बजाएंगे? नहीं करेंगे, ऐसा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए कई बार हमें हथियार उठाने पड़ते हैं। और यही उपदेश जो है किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में किसको दिया? अर्जुन के, कि भैया यही तुम्हारा धर्म है, लड़ो, उठो और आगे बढ़ो। तो इसलिए भारत को निश्चित तौर पर इस पर कदम उठाना चाहिए। देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती है। ठीक है, आज मैं करंट अफेयर्स बना रहा हूं, देखते हैं कि क्या कुछ होता है। ठीक है, चलिए आगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उपजे भारत पाक तनाव के बीच
जो है आपकी यूनाइटेड नेशंस के जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा है कि भैया संयम बरतिए आप लोग, लेकिन मामला यहां पर संयम बरतने वाला नहीं है। वास्तव में यह घटना हर भारतीय के साथ में वैश्विक स्तर पर भारत को मानने वाले या जो मानवता को जो मानने वाले लोग हैं उनके दिल पर एक बहुत बहुत कुठाराघात हुआ है कि जिस तरीके से विभत्स हत्या की गई। हालांकि इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, कोई कह रहा है इन्हीं के कारण हुआ है, ये पॉलिटिक्स करवाई गई है। ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं। ये जो टेररिस्ट हैं ये किसी के नहीं है और इस पर जो है चाबुक चलना चाहिए। देखते हैं क्या कुछ होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो एंटोनियो गुटेरस जो हैं संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष अपने महानिदेशक हैं, इन्हें कहा है कि नई दिल्ली इस्लामाबाद को आपसी मुद्दों को शांतिपूर्ण एवं पारस्परिक बातचीत से सुलझाने की जरूरत है। भाई साहब इतने साल से शांतिपूर्वक ही तो सुलझा रहे हैं, लेकिन नहीं मान रहे तो क्या कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ लीजिए, भाई सब चर्चाओं में है। तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य की गई थी। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तो की गई थी शांति सहयोग के लिए, लेकिन आप देखिए इजराइल ने युद्ध छेड़ा, रूस की तरफ से हुआ, उधर उत्तर कोरिया, ठीक है। तो भैया इधर अफगानिस्तान में क्या हाल हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशन, मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत बड़ी प्रासंगिकता यूनाइटेड नेशन की नजर आ रही है। यूनाइटेड नेशन को या तो ये व्यापक स्तर पर काम करे या तो फिर बीच में टड़ंगा न लड़ाए, ठीक है। सीधी सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देश कहते हैं ना कि देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, यह धड़कने यह श्वास हो मातृभूमि के लिए, है ना। तो बस देश के नाम पर सब कुछ न्यौछावर है। चलिए, वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं भाई साहब, किसके, संयुक्त राष्ट्र के, यानी कि यूनाइटेड नेशन के, याद रखिएगा। आगे, जो लगभग सभी संप्रभु राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, लेकिन मामला हो नहीं पाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति कहां है, हमको तो नजर नहीं आती है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, विश्व जो है एक परिवार है, लेकिन दरअसल दुनिया इसको नहीं मानती है। विस्तारवादी नीति, चाइना देख लीजिए बगल में, विस्तारवादी नीति है उसकी, हर देश में कब्जा ही करना चाहता है, क्या कीजिएगा, है ना। तो ये सब चीजें अफगानिस्तान में हाल तालिबान का देख लीजिए, सीरिया का हाल देख लीजिए, कहां शांति है, नहीं शांति है। शांति स्थापित करने के लिए मानवता शब्द को स्थापित करना पड़ेगा, जिसके लिए भारत का जो धरती है निश्चित तौर पर ये काबिल तारीफ और इसके सिद्धांतों पर कहना चलना चाहिए हमें, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप सोचिए कि वेद में भी हमारे यहां पर एक आहुति डाली, जब हवन हमारे यहां पर होती है तो हम राष्ट्र के नाम पर एक आहुति अपने यज्ञ में डालते हैं। आपने सुना होगा कि ओम आ ब्रह्मांड ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रीय राजन्यो शुरुषो दुव्याति जायते दोगी ढ्यून ओडनाशु शक्ति प्रयोषा सभयो युवयस यजमाने से वीरो जयताम निकामे निकामे न प्रजन्नो, है ना। ये आहुति हम डालते हैं हवन में अपने, है ना। लेकिन दिक्कत है ना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह काम नहीं होता है। लेकिन भारत को बहुत ज्यादा शांतिप्रिय नहीं होना चाहिए। ये बात आज में थोड़ा सा ये क्रोध आ ही जाता है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं घटित हुई हैं, और ऐसे में हर भारतीय को दर्द है ही है अपने आप में। देखते हैं क्या कुछ इसमें होता है। चलिए आगे। तो राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, यह भी नहीं हो रहा है, क्या कीजिएगा। आगे, सामाजिक यानी कि सोशल, इकोनॉमिकल और मानवीय समस्याओं का समाधान करना नहीं हो पा रहा है। उद्देश्य है इसके, लेकिन दरअसल मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशंस की जो है रिलेवेंसी है कुछ फिलहाल। मानवाधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन करना, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग, 6 मुख्य अंग है, जिसके बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछता है। तो आइए पढ़ लेते हैं इसके अंग कौन कौन से हैं, यानी पार्ट इसके कौन कौन से। नंबर 1, सामान्य सभा, जिसको हम लोग जनरल असेंबली बोलते हैं, सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्य विचार विमर्श मंच, जहां प्रत्येक देश को एक वोट प्राप्त होता है, ये समान जनरल असेंबली है, इसको बोलते हैं। दूसरा, सुरक्षा परिषद, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और भारत को शामिल करने की बात कही गई है, लेकिन चीन बीच में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन अड़ंगा लगा दे रहा है कि भैया हम तो ना शामिल करेंगे। कैसे हम मान ले कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति है, चीन को मानना चाहिए ना भाई कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत सदस्यता बने, सदस्यता उसकी बने, लेकिन नहीं, मामला गड़बड़ाया जा रहा है। वैश्विक शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने वाला अंग, जिसमें 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन हैं। अब इसमें अमेरिका भी चाह रहा है कि भैया इस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत परमानेंट मेंबर बने, रूस भी चाहता है, फ्रांस भी चाहता है, ब्रिटेन भी चाहता है, और इससे इतर जो अलग अस्थायी कंट्री हैं वो भी कहते हैं कि भैया भारत को परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप मिलनी चाहिए। लेकिन चीन की क्या कहते हैं बदतमीजियों की वजह से एक तरीके से नहीं जो है मेंबर बनाया जा सका, क्योंकि सबके पास अपना वीटो पावर होता है। एक भी देश अगर इस पक्ष में नहीं है तो वो देश शामिल इसमें नहीं होता है, ये इसका प्रावधान है। तो दिक्कत कर रहा है चीन, काहे का भैया दोस्ती यारी, काहे की किस बात के, है ना। चलिए आगे।
फिर तीसरा क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसमें क्या हो कहते हैं, इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर नीति निर्माण और समन्वय के लिए जिम्मेदार अंग है इसमें। आगे चौथा नंबर क्या है, संरक्षण परिषद, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। यह परिषद अब तक निष्क्रिय है क्योंकि इसके अधीन सभी ट्रस्ट क्षेत्र स्वतंत्र हो चुके हैं। ठीक, पांचवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यह भी चर्चाओं में रहता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे इसको बोलते हैं, यह चर्चाओं में रहता है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई मामला आता है तो वो आपके यहां पर जाता है। जैसे भारत में अगर कोई मामला आता है शीर्ष स्तर पर तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाता है, ठीक उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई मामला उठता है तो वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जाता है। ये काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कई मामलों में ये इसने न्याय नहीं कर पाया है। आगे सचिवालय, सेक्रेटरिएट, यह अंग संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्यों का संचालन करता है और इसका नेतृत्व महासचिव करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है, जरूरी है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी, अभी तो हमने आपको बताया 1945 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ भारत के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार और निवेश पर एक संयुक्त कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई है हाल ही में भी। तो भारत के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कहां पर, प्रिटोरिया में 22 से 23 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार और निवेश पर एक संयुक्त कार्य जो है समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, यह बैठक आयोजित की है। व्यापक चर्चाओं में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर विस्तृत विचार विमर्श किया और आगे विशाल अप्रयुक्त संभावनाओं को मान्यता दी। तो दोनों देशों के मध्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षा मामलों पर बढ़ावा देने के लिए कई मामलों पर बैठक की गई है। चलिए, आप यह भी जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका जो है, यह दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अफ्रीकी क्षेत्र में कौन, दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। तो इसलिए साउथ अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंस अपना अलग है भारत के ट्रेड के मामलों में। ठीक है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में कितना है, 19.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। और भारतीय उद्यमियों द्वारा अप्रैल 2020 से सितंबर 2024 तक दक्षिण अफ्रीका में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है। तो यह भी पॉइंट है। और बाकी यहां पर आप देख पा रहे हैं कहां कहां पर निवेश इसमें क्या रहा है, इसमें फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, खनन, इस सभी में जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा दक्षिण अफ्रीकी रैंड है, याद रखिएगा। और दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, एक है कैपटाउन, विधायी राजधानी है, प्रिटोरिया प्रशासनिक, और जो है आपका, और ये जो आपका ब्लोम फोंटेन है, ये न्यायिक राजधानी है। तो 3 राजधानियां हैं किसकी, दक्षिण अफ्रीका की, याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है यहां पर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही है। नंबर 1, भारत के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रिटोरिया में 22 से 23 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार और निवेश पर एक बैठक का आयोजन किया। ठीक बात है, बिल्कुल किया। और दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए भाई साहब, राष्ट्रीय मानवाधिकार ने पहलगाम हमले की निंदा की है। अब निंदा की है तो निश्चित तौर पर जो है प्रश्न मानवाधिकार आयोग पर, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर बन सकता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार पर आयोग पर प्रश्न बनता ही बनता है। एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि एनएचआरसी इसको बोलते हैं। ठीक है, यह भारत का एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। ठीक है, क्या है, स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, जिसे मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया। यानी कि अगर कहीं पर भी भारत के किसी भी नागरिक पर अगर कोई अत्याचार होता है, कोई प्रताड़ना होती है, तो ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसके लिए जो है केस लड़ता है और उस पर कार्रवाई करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है अपने आप में। स्थापना कब होती है इसकी भैया, स्थापना इसकी होती है 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मुख्यालय कहां है इसका, मुख्यालय इसका आपका नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में। प्रमुख कार्य शक्तियां क्या है इसकी, नंबर 1, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना। तो विशेषकर जब यह सरकारी एजेंसियों द्वारा हो तो ये मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है। ह्यूमन राइट का अगर जो है वायलेशन होता है तो इसकी जांच करता है। ठीक है, दूसरा, शिकायतें प्राप्त करना। कोई भी नागरिक एनएचआरसी यानी कि इस ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत कर सकता है।
स्वतः संज्ञान लेना, अगर कोई भी मामला कहीं पर घटित होता है जहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, उनका जो उनकी प्रताड़ना होती है, तो क्या करता है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्वतः संज्ञान लेता है और उस पर कार्रवाई करता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में, हाई कोर्ट कई मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई करता है, ठीक उसी प्रकार से जो है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी कई बार अपने जो अलग अलग मामले होते हैं उन पर स्वतः संज्ञान लेता है, उस पर काम करता है। ठीक है, चलिए आगे। मानवाधिकार जागरूकता फैलाना, यानी कि अलग अलग जगहों पर एक कार्यशालाएं करता है, सेमिनार करता है, वर्कशॉप करता है कि भाई देखो ऐसा है, ये आपके अपने अधिकार हैं, अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप जो है हमारे यहां पर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जेलों, बंदी गृहों, बाल गृहों आदि का निरीक्षण करना, ये वहां पर जाता है, वहां पर देखता है कि क्या वहां पर किसी भी बंदी के साथ किसी भी क्या कहते हैं जो भी वहां पर लोग बंद होते हैं जेलों में, क्या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया रहा है, क्या मानवता के खिलाफ तो कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो ये सब चेक करते रहते हैं। कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो ये कार्यकाल इसका 3 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु जो ही पहले हो तक होता है। 2019 के पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था, 2019 के संशोधन के बाद इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष तक की उम्र जो ही पहले हो। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत का एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए तीसरे अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार का उद्घाटन सम्मेलन अभी ये हुआ है, क्वांटम सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, और क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम के बारे में निश्चित तौर पर आप लोग जानते हो कि अगर आप साइंस के बैकग्राउंड के रहे हो तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में तीसरे अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का उद्घाटन किया। और क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, क्वांटम कंप्यूटिंग, और मुझे लगता है कि आप जो है इसको अच्छे से जानते हो कि भैया क्वांटम कंप्यूटिंग जो है आप एक कंप्यूटर से भी तेज वर्क करता है ना। तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक उन्नत प्रकार की कंप्यूटिंग तकनीक है जो पारंपरिक कंप्यूटर के विपरीत क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। क्वांटम फिजिक्स मैंने कहा ना, तो क्वांटम फिजिक्स बखूबी आप लोग जानते हो, किसी दिन हम लोग क्वांटम फिजिक्स पर एक अच्छा सा सेमिनार ले लेंगे, क्लास ले लेंगे। ठीक है, यह तकनीक ऐसी समस्याओं को हल कर सकती है जिन्हें वर्तमान कंप्यूटर बहुत धीमी गति से या बिल्कुल हल नहीं कर पाते हैं। उन चीजों को भी क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से बहुत तेजी के साथ इसको सॉल्व किया जाता है या सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने बड़ा अच्छा है, और ये इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग कि असल में क्या हुआ है, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को, कब को, 2025 को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में जो है इसको घोषित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज नोट डाउन दिस फैक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट घोषणा जो की गई है अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में क्यों की गई है, आइए इसको देख लेते हैं। क्या इसका मोटो है? मोटो है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को वैश्विक स्तर पर ग्लोबली क्या करना, उजागर करना, कि भाई क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम साइंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसकी इंपॉर्टेंस को सभी को समझना है। तो इसके लिए भी इस वर्ष 2025 को क्वांटम के मामले को लेकर के अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया। दूसरा, शैक्षिक संस्थानों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य है। तीसरा, क्वांटम क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार, यानी कि एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करना, इसको बढ़ावा देना, यानी कि एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, तीनों चीजों को आगे बढ़ाना, ये इसका क्या है, मेन मोटो है, जो कि 2025 में इसको घोषित किया गया है। ओके, अब आप बताइए संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया? 2025, 26, 27 या फिर 30? तो आप कहेंगे सर 2025, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रहेगा ना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, और इनके बारे में निश्चित तौर पर आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, कई अन्य पदों पर भी रहे हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, यानी कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके प्रमुख निर्माता कौन? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का 24 अप्रैल को बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर क्या हो गया? निधन हो गया। तो ये इन पर प्रश्न बनना स्वाभाविक है, ध्यान दीजिएगा। वह 84 ईयर के थे और इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान
के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत का सबसे विश्वसनीय उपग्रह प्रक्षेपण बन गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे 27 अगस्त 2003 को पद छोड़ने से पहले उन्होंने 9 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व किया और डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कर्नाटक ज्ञान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करा और बेंगलुरु में राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान के निदेशक थे, जहां उन्होंने अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन भी किया। 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन? आपके जो कस्तूरी रंजन जी हैं। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये प्रश्न यहां पर बनना स्वाभाविक है आपके लिए। ठीक है भाई साहब, नोट प्लीज कर लिया। जहां जिस भी प्रश्न को मैं कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वैसे तो जितने प्रश्न मैं कराता हूं सबके सब इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जिस प्रश्न को मैं कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है, दैट मींस कि वो समझ लो पेपर में आउट जैसा प्रश्न है कि भैया वो तो आएगा ही आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, बताओ। ठीक है, 2-3 फैक्ट आपको लोग नोट करना है। एक फैक्ट क्या है आपके लिए, एक फैक्ट आपके लिए नंबर 1 पॉइंट पे जो आपको अभी बताना है मुझे, या नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? ठीक, और इसकी स्थापना कब होती है? ठीक ठीक इसी तरीके से डीआरडीओ की स्थापना और इसके अध्यक्ष कौन है? इन दोनों चीजों को आपको मुझे आज ही बताना है, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे। अब प्रश्न विषय बनता है कि हाल ही में डॉक्टर कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, वे इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और 27 अगस्त 2003 को पद छोड़ने से पहले उन्होंने 9 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व किया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बस हो गया आपका। ठीक, चलिए आगे। आगे बढ़ते हैं। आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के बीच पहले आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। क्योंकि पहली बार किया गया है, तो ऐसे में यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इन चर्चाओं का केंद्र वार्षिक रक्षा सहयोग योजना था, जिसमें संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, सैन्य शिक्षा, क्षेत्रीय विशेषज्ञों के आदान प्रदान और आपसी रुचि के क्षेत्रों को शामिल किया गया था। तो ये चूंकि पहली बार हुआ दोनों आर्मी के बीच में, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि दोनों पक्षों ने संचालन संबंधी लॉजिस्टिक, युद्ध क्षेत्र प्रबंधन प्रणालियां और निचले तकनीकों में सहयोग के अवसरों की खोज की, ताकि आपसी क्षमता और क्षमता विकास को बढ़ावा जा सके। तो ये सब बातें यहां पर चर्चा की गई हैं इसमें। अब बताइए, हाल ही में कहां पर भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के बीच पहले आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन किया गया? सिंपल सी बात है, नई दिल्ली में किया गया। तो बस डी इज द राइट आंसर। चलिए, विश्व मलेरिया दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी बरसात आने वाली है और मलेरिया का प्रकोप खूब बढ़ जाएगा जबरदस्त तरीके से। इसलिए बरसात आने वाली है, अपने घर की सफाई कर लीजिए। जहां पर कोई खाए डिब्बे, टायर, ऐसा कुछ, कूलर, अगर ऐसा कोई भी चीज है आपके यहां पर, तो उसको साफ कर लीजिए। उसको जो है पानी जमा मत होने दीजिए, क्योंकि साफ सुथरे पानी में ही क्या कहते हैं आपका जमा होता है कौन? मलेरिया का जो है आपका ये डेंगू। ठीक है, जो टायर हो गया आपका पुराना, कूलर हो गया, इनमें से मलेरिया का मच्छर जमता है। मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस रोग पर नियंत्रण, रोकथाम तथा इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने संबंधी उपायों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित वैश्विक पहल है। किसके द्वारा? यह WHO के द्वारा आयोजित एक यह ग्लोबली अपने आप में पहल है। ठीक है, और अगर बात हम लोग मलेरिया दिवस जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी थीम की करते हैं, तो थीम क्या है? मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। ये क्या है? इस वर्ष की क्या है? थीम है विश्व मलेरिया दिवस की, जो कि यहां पर आपके सामने लिखा गया है। तो ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। और मलेरिया के कई प्रकार भी होते हैं, आप यह भी जानते होंगे, ऐसा तो है नहीं। और मलेरिया कैसे फैलता है इसके बारे में भी आप जानते होंगे। और
मलेरिया के लक्षण क्या है और मलेरिया के रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक, लेकिन थीम हमने यहां पर आपको बता दी, थीम यहां पर लिखी भी है, मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति, ये क्या है इस बार की थीम। ठीक, आगे तो ये इसका उद्देश्य क्या है कि मलेरिया का भैया उन्मूलन करना अपने आप। ठीक, अब मलेरिया के बारे में कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं यहां पर। तो मलेरिया परजीवियों के कारण होने वाली जानलेवा बीमारी है और संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलती है। मादा एनाफ्लीज बचपन से पढ़ते आए होंगे इसके बारे में। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि जो गर्मी वाले क्षेत्र जो होते हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा फैलता है। जैसे कि अगर आप साउथ अफ्रीकन कंट्री में जाएंगे तो वहां पर भी खूब ज्यादा फैलते हैं ये। अच्छा, एक बात याद आ गई कि जो बायोडायवर्सिटी होती है ना, बायोडायवर्सिटी ध्यान रखिएगा कि जो भी गर्म वाले क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खूब ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है और जिस देश की बायोडायवर्सिटी खूब रिच होती है वहां पर उतनी ही बीमारियां फैलती हैं। जैसे भारत उष्णकटिबंधीय देश है तो यहां पर बायोडायवर्सिटी बढ़िया है और उतनी बीमारियां भी हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में बायोडायवर्सिटी खूब रिच है और वहां पर खूब बीमारियां होती हैं। जितनी ज्यादा बीमारियां संक्रमण वाली फैलती हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज से ही फैलती हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए जरूरी है। तो ये जो मलेरिया का जो वाहक है अपने आप में, ये क्या है, उष्णकटिबंधीयों में खूब फैलता है। ठीक है, इसका इलाज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, हालांकि यह संक्रमित रक्त या दूषित सुइयों के माध्यम से भी फैल सकता है, ऐसा भी कहा जाता है। यदि इसका इलाज ना किया जाए, खासकर प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम संक्रमण के मामले में, तो यह 24 घंटे के भीतर गंभीर बीमारी यहां तक कि मौत का कारण बन सकता है। डेंजरस डिजीज है भाई साहब। ठीक है, मलेरिया के प्रकार, प्लाज्मोडियम की 5 प्रजातियां इंसानों में मलेरिया पैदा करती हैं। जैसे कि नंबर 1 प्लाज्मोडियम फैलिसिपेरम, जो कि यहां पर अभी लिखा था, यह सबसे घातक प्रकार है अपने आप में। दूसरा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि भारत में फैलता है ना, इसके बारे में आप निश्चित तौर पर पढ़ते होंगे। फिर प्लाज्मोडियम ववेला, यह भी होता है एक प्रकार का। चौथा प्लाज्मोडियम मलेरियाई, यह भी फैलता है। और प्लाज्मोडियम नोवेलेसी, ये आमतौर पर बंदरों में पाया जाता है लेकिन इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। तो ये 5 प्रकार के मलेरिया के प्रकार हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षण की बात करते हैं। ठीक है, तो तेज बुखार आता है ठंड लगने के साथ में, बहुत कॉमन सा ये लक्षण है जो कि अक्सर सबसे पहले यही आता है। पसीना आता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में यानी कि मसल्स में आपके पेन होता है और उल्टी होती है। तो ये इसके क्या है, सिम्टम्स हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं आपको तो इसका मतलब कि मलेरिया हो गया और वीकनेस भी नजर आपको आती है। इलाज की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मलेरियल दवाइयां हैं, जैसे कि आपका क्लोरोक्विन है जो कि बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और अक्सर इसको आप देखते होंगे। नेक्स्ट है आर्टिमिसिनिन वेस्ट कॉम्बिनेशन थेरेपी है और मेफ्लोक्विन है, यह भी आम दवा है जो कि मिल जाती है अक्सर। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें और है कि नोट, भारत ने 2030 तक मलेरिया को खत्म करने की यानी कि मलेरिया को उन्मूलन करने का इसका लक्ष्य रखा गया। कब तक? 2030 तक। एक बात मैं यहां पर आपको और मेंशन कर दूं कि जितनी प्रमुख बीमारियां हैं उनको लक्षित करने का लक्ष्य रखा गया कि इनको भैया उन्मूलित कर देंगे। तो ऐसे बीमारियों या ऐसे चीजों के बारे में आप एक बार लिस्ट बना लीजिएगा कि भाई ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको खत्म करने का लक्ष्य इस वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट। जैसे रुबेला और खसरा को खत्म करने का लक्ष्य कब तक का है? 2026 को है। मलेरिया का कब तक है? 2030 तक है। इसी प्रकार से टीबी 2025। तो अलग अलग बीमारियों का अलग अलग लक्ष्य रखा गया है। आप लोग प्लीज इसको एक लिस्ट जरूर बना लीजिएगा और ये टास्क मैं आपको देता हूं कि जितने भी डिजीज हैं इनका एक बार लिस्टिंग जरूर कर लीजिएगा। आप इसको चैट जीपीटी के माध्यम से या फिर अपना जो है गूगल के माध्यम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म सही सीमित नहीं है? मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है भाई साहब, 20 लिखा है, गलत हो गया ना, बस मामला सही हो गया, बाकी सब सही होंगे। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। ये तीन के तीनों भैया याद भी कर लीजिएगा, सिर्फ ऑप्शन देख के छोड़ मत दीजिएगा। ठीक, बस हो गया अपने आप में। चलिए आगे नेक्स्ट है दूसरी एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता। अभी हाल ही में दूसरी योगासन खेल प्रतियोगिता 25 अप्रैल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। योगासन आप जानते हो योगासन के बारे में, ठीक है। भारत द्वारा आयोजित यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता 27 तारीख तक चला और इसमें 21 एशियाई देशों के 170 से अधिक एथलीट ने भाग लिया। आप देखो एक बात यहां पर, योगासन को खेल में शामिल कर लिया गया। क्या? योगासन आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप कभी गुरुकुल गए होंगे या
नॉर्मल आप विजिट किए होंगे तो योगासन के अलग अलग स्टेप होते हैं ना, तो उस योगासन को खेल में शामिल कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत की अपने आप में। यहां पर लिखा हुआ है कि सेकंड एशियन योगाशिनियन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फ्रॉम 25 टू 27 अप्रैल 2025 इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली इंडिया। ठीक, ये यहां पर लिखा है। ठीक है, चलिए ये सब पॉइंट आप देख लीजिएगा। योगासन को अब खेल का दर्जा मिल गया है। ठीक है, चलिए दूसरी एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कहां पर? नई दिल्ली में किया गया। बस इज द राइट आंसर। अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किसके माध्यम से? उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल दर्पण प्रयोग करके या उत्तल दर्पण प्रयोग करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। तो ये हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर्स। और अब आपके लिए मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी समझौता क्या है? जो नहीं, सिंधु नदी समझौता क्या है? हाल ही में भारत द्वारा इस संधि को समाप्त किए जाने की घोषणा से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चर्चा कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर लिखिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर और बता दूं कि आरओ की टेस्ट सीरीज जो है 90 डेज की चल रही है। ठीक है, जिसमें हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे और इसके लिए आप सीधे संपर्क हमसे कर सकते हैं 860449, ठीक है, 201 8604492001। इस पर आप डायरेक्टली हमसे आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप आरओ के टेस्ट सीरीज, पीसीएस के टेस्ट सीरीज, पीसीएस का मेंस का असाइनमेंट प्रैक्टिस, पीसीएस का बैच, आरओ का बैच, बहुत प्रकार की चीज चल रही हैं। आप इसमें पार्टिसिपेट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर हमने लिख दिया 8604492001। ठीक, ये हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अप्रैल महीना मैं फिर से कह रहा हूं बीत चुका है एक तरीके से, तो ऐसे में आप लोग अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा शिद्दत के साथ और मजबूती के साथ, पूरी धैर्यता के साथ करिए, लगातार पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और आपकी पढ़ाई में मैं सपोर्ट पे हूं भाई साहब। मैंने फिर से कहा कि कोई समस्या अगर आपको आती है खासकर पीसीएस के एग्जाम में, तो उसके लिए जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अभी दिया उस पर आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी सी है कि इस बार सलेक्शन आपका होना जरूरी है। पीसीएस में एसडीएम की पोस्ट चाहिए मुझे और आरओ में आरओ चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट है एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।